और खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों को मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दक्षिण भारत से ज्यादा सीटें जीतने की जरूरत भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद दक्षिण भारत में 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। केंद्र में साल 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार AIADMK की मदद से ही बनी थी, तो 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार दक्षिण भारत की पार्टियों की मदद से सत्ता में आई थी। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दक्षिण भारत में एक असरदार गठबंधन के जरिए ज्यादा सीटें जीतने की फिराक में भी हैं। उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट कांग्रेस की सहयोगी जन अधिकारी पार्टी के खाते में जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां से पार्टी का उम्मीदवार उतारने की मांग की और बड़ी तादाद में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस उम्मीदवार को टिकट देने की जिद पर अड़े कार्यकर्ताओं के हंगामे को देख नेताओं ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस के नेता सवालों से बचते नजर आए। विरोध हो रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या कहेंगे? टिकट क्या बदलेंगे? चुनाव का माहौल है। लेकिन कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ता देख पार्टी नेताओं को वहां से लौटना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार में नंबर 2 की कोई जगह नहीं है, क्योंकि सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नंबर 1 होता है। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन नंबर 1 सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। 2014 में मीडिया ने बहुत समय बिताया कि नंबर 2 कौन है पार्टी में, राजनाथ जी हैं कि जेटली जी हैं। सरकारों में एक ही नंबर होता है, प्रधानमंत्री होते हैं और दूर दूर तक नंबर 2 की कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप भी दूरबीन लगाकर मत पूछिए, ढूंढिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझसे ढेर सारे सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, अच्छा काम भी कर रहे हैं और मैं उन सब के प्रति श्रद्धा रखने वाला आदमी हूँ। इसलिए ये विवाद के पचड़े में राहुल जी कम से कम मुझे मत डालिए। इसरो आज खास तौर पर भारतीय सेनाओं के लिए तैयार किया गया सैटेलाइट एमीसैट लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट को DRDO ने बनाया है और इससे भारतीय की रक्षा क्षमता में काफी इजाफा होगा। वहीं इसरो ने इस लॉन्च के लिए एक और अहम फैसला लिया है, जिसके बाद 5000 लोग इस लॉन्च को सीधे लॉन्चिंग पैड के पास से ही देख सकेंगे। इसके अलावा PSLV C-45 रॉकेट स्पेन और अमेरिका समेत 4 देशों के 28 सैटेलाइट को भी उनकी कक्षा में लॉन्च करेगा। इसरो पहली बार 5000 लोगों के सामने रॉकेट लॉन्च कर एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इसरो पहले PSLV C-45 रॉकेट के जरिए एक ही बार में धरती की 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके लिए कल सुबह 6:27 पर उल्टी गिनती शुरू की गई थी, जिसके बाद इसे आज सुबह 9:27 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। इस मिशन में सबसे पहले भारतीय सेनाओं की मदद के लिए बनाए गए सैटेलाइट एमीसैट को धरती से 449 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा, जिसके बाद रॉकेट दोबारा नीचे आएगा और 28 दूसरे सैटेलाइट को धरती से 504 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ेगा। वहीं इस मिशन के सबसे अंत में 485 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 और सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इस दौरान दूसरे देशों के 28 सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें स्पेन, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के सैटेलाइट भी शामिल हैं। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में SP-BSP के महागठबंधन पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि अब वोट बैंक किसी की मिल्कियत नहीं है और अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 में BSP को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अमित शाह ने दावा किया कि अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के दिन पुराने हो गए। इस इलेक्शन का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश में तो एक तरीके का रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। 73 सीट NDA को मिलना अपने आप में 80 सीट में एक बहुत बड़ा वो था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूपी में क्या होगा। महागठबंधन साथ में है। मैं जानता हूँ आप बार बार बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है अरिथमेटिक से ज़्यादा बड़ी होती है, मगर फिर भी जो नंबर हैं, अगर वोट शेयर आप देखें तो सपा और बसपा का अगर आप मिला दें तो अरिथमेटिक उनके साथ है। देखिए, 5 साल में देश की राजनीति के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन आए राहुल जी। आप सबको भी समझना पड़ेगा, देश के इलेक्शन के एनालिसिस करने वाले लोगों ने भी इसको समझना पड़ेगा। अब कोई वोट बैंक का मालिक नेता होता है, वो दिन लग गए।
कि दो नेता इकट्ठा हो जाए तो वोट बैंक भी इकट्ठा हो जाएगी। आप वोट बैंक को मलकियत अपनी समझो, ये दिन लद गए हैं। अब मतदाता स्वयं निर्णय करता है, स्वयं फैसला करता है उसके भले में कौन सी सरकार है, देश के भले में कौन सी सरकार है, देश की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार कटिबद्ध है, देश में करप्शन को उखाड़ फेंकने के लिए कौन की सरकार कटिबद्ध है, वो बात को मतदाता समझता है और वो अपना वोट। ये जो दो पार्टियां इकट्ठा हुई इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो तब होता था जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती और वोट बैंक नेताओं की मलकियत हुआ करती। आज वोट बैंक नेताओं की मलकियत नहीं है, मतदाता अपने वोट का मालिक खुद है, वो ही फैसला करे। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें पहले से तय परंपरागत सीट अमेठी के साथ केरल का वायनाड भी शामिल है, क्योंकि वायनाड को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। Rahul Gandhi ji will contest from Wayanad district, Wayanad parliamentary constituency in Kerala. कांग्रेस वायनाड सीट के जरिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली ये बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इससे पहले सिर्फ अमेठी से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। राहुल गांधी लगातार 3 बार से यूपी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जबकि वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण समझे तो राहुल गांधी का यहां से चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि केरल की वायनाड सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा रहा है। वायनाड से कांग्रेस नेता एमआई शनवास पिछले 2 बार का चुनाव जीत चुके हैं और वहां बीजेपी रेस में भी नहीं रही है। पिछले चुनाव के वोट शेयर को देखें तो कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा 41.21% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को करीब 9% और सीपीआई को करीब 39% वोट मिले थे। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का उद्देश्य दक्षिण भारत में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है, लेकिन बीजेपी इसे अलग ही नजरिए से देख रही है और पार्टी नेताओं का मानना है कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले बढ़ी है, जिससे कांग्रेस खौफजदा है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अमेठी से सांसद बनना ये तय है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के तंज का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मेनका गांधी के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने का असर अमेठी पर भी पड़ सकता है। जबकि राहुल गांधी को वायनाड में एलडीएफ की चुनौती से भी पार पाना होगा, क्योंकि सीपीआई के पीआर सत्येन मकरी यहां से पिछली बार बहुत कम अंतर से हारे थे। यही नहीं, सीपीएम की सीताराम येचुरी ने कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए थे। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय रणदीप सुरजेवाला ने राहुल के वायनाड से चुनाव पर सवाल कि उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका कपड़ा, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी पूरी जीवन शैली पर एक विभाजन किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये निर्णय कि वो अपने क्षेत्र अमेठी से भी लड़ेंगे, पर दक्षिण भारत भी जाकर ये संदेश देंगे कि पूरा भारत एक सूत्र में है। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि प्रियंका गांधी के चुनावों में उतरने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि इस बार राहुल गांधी के लिए अमेठी जीतना बेहद मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अब प्रियंका जी को भी उतार दिया है, तो इस प्रियंका फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए काट सकते हैं? प्रियंका वाड्रा जी 12 साल से राजनीति के हैं। चुनाव में उनकी एंट्री होती है, हर चुनाव में आप प्रियंका जी गाड़ी में बैठी, दाएं पैर बाहर रखा, अब उन्होंने पानी पिया, अब उन्होंने लिपस्टिक लगाया, हर चुनाव में आप करते हुए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात चुनाव में है वाड्रा जी और 12 साल से लगातार आ रही, अभी 13वां साल है काउंटिंग के दिन। देख, राहुल गांधी जी भी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पिछली बार मोदी जी लड़े थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? सीधे साउथ इंडिया गए, केरला की तरफ। चलिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए देश की जनता के सामने। और अमेठी इस बार टफ है। पिछली बार 1 लाख के उससे जीते थे, पिछली बार 1 लाख उसके मोदी वेव में 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। 4 लाख से 1 लाख। जी जी।
तो आपको लगता है कि इस बार 5 साल में उनसे ज्यादा स्मृति जी वहां पर गई, पर उन्होंने बरोबर मत क्षेत्र का संपर्क बनाकर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, अमेठी टफ है। मैं नहीं कहता इसके कारण वो वहां गए, परंतु अमेठी टफ है। यूपी की गाजियाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार वीके सिंह के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। 2014 में वीके सिंह ने गाजियाबाद में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनके सामने गठबंधन की चुनौती भी है, जिसका मुकाबला करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। पश्चिमी यूपी की अहम सीटों पर प्रचार करने के बाद वो गाजियाबाद में वीके सिंह के लिए भी वोट मांगने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस बीच उनके साथ वीके सिंह भी थे, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान का सीएम योगी ने सरकार साथ आने पर लिया गठबंधन फॉर्मूले के तहत गाजियाबाद, जबकि कांग्रेस ने डॉली शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि सीएम योगी का दावा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने महागठबंधन और कांग्रेस पर भी हमला बोला। सकारात्मक राजनीति करने वाले वे लोग जो केवल सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं जिससे भारत के संसाधनों पर लूट खसोट कर सकें। गाजियाबाद में हुई रात के दावे के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। वहीं वीके सिंह ने भी केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए लोगों से उनका समर्थन मांगा। आपके पास एक विकल्प है, सरकार के अंदर पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। बीजेपी के लिए गाजियाबाद लोकसभा सीट इस बार मुश्किल मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली इस सीट पर वीके सिंह के खिलाफ लोगों में नाराजगी का दावा भी किया जा रहा है। पिछली बार तो वीके सिंह गाजियाबाद से 5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। तब दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राज बब्बर रहे थे, जबकि बीएसपी और एसपी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियां रही थी। इस बार एसपी, बीएसपी, आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने सुरेश बंसल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बड़े अंतर से जीतने वाली डॉली शर्मा को टिकट दिया है। महागठबंधन और कांग्रेस की चुनौती की वजह से वीके सिंह की राह इस बार मुश्किल मानी जा रही है। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने लगाया कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित के मुताबिक देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही लड़ा जाना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, आज भी उन्होंने कुछ प्रूफ हम लोगों से मांगा है कि पिस्तौल किस मेक की थी और एफआईआर लॉन्च किया कि नहीं किया भारत सरकार ने। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करके वो ये दिखाते हैं कि इस बारे में वो सीरियस नहीं है, सिर्फ बात को टालना चाहते हैं। तो आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं? क्या वो स्वीकार कर ले? ये संभव ही नहीं। सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं है, हमारे यहाँ जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उनका सवाल है। पाकिस्तान तो यही करेगा, मगर जैसे ही आज अगर स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया है तो कल देखना यहां से ही पूरी ब्रिगेड काऊ 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 कर कर चालू हो जाएगी। मुझे दया इनकी आती कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, टेररिस्ट सरगना की भाषा बोल रहे हो। किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? आप कहां खड़े? पहले आपकी साइड तय करें। देश की जनता के हितों के साथ खड़े, शहीद जवानों के साथ खड़े, देश की सुरक्षा बलों और सेना के साथ खड़े, या उनका हौसला बढ़ाना चाहते? यहाँ पर जो राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, उनको जनता ने पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं तो उससे ये सवाल आया कि ऑपोजिशन पार्टीज अभी भी कह रही हैं कि ये जो अभी मिशन शक्ति हुआ, ये इलेक्शन के इतने पास हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और उसके रहते भी प्रधानमंत्री ने एक एड्रेस किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रहा है और उसको उसके तरफ से आगे लेकर जा रहा है। क्या है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए क्या देश में? मैं मानता हूं देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और देश की जनता ने तय किया। तो इसको चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री के प्रेस करने का सवाल है, प्रधानमंत्री की घोषणा करने का सवाल है, हालांकि वो प्रेस नहीं थी, राष्ट्र को उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया। तो आप विपक्ष के नेता करेंगे क्या? जिनके पास मैंडेट है, जो फैसला करता है, वही जनता को इन्फॉर्म करेगा। और ये आज से नहीं हुआ, इंदिरा गांधी से हो रहा है।
तो जब उनका प्रधानमंत्री करे तो ठीक है, और अगर मोदी जी करें मैं ऐसा नहीं कहता, मैं इनको याद दिला रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के समय से हो रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एसपी और बीएसपी के गठबंधन ने मीट कारोबारी नासिर कुरैशी का टिकट काट दिया। 2 दिन पहले ही पार्टी ने उन्हें वहां से मैदान में उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदलकर सबको हैरान कर दिया। मैंने उनसे कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सिंबल तो एक छोटी सी चीज है, अगर आप मेरे शरीर का खून भी मांगेंगे तो मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। उनकी जगह अब पार्टी ने एसपी नेता और पूर्व मेयर डॉक्टर एसटी हसन को टिकट दिया है। अचानक टिकट छिन जाने के बाद नासिर कुरैशी ने दावा किया कि उनकी जगह डॉक्टर एसटी हसन के लिए पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने सिफारिश की थी। डॉक्टर एसटी हसन साहब के लिए आजम खान साहब की सिफारिश। खबरें हैं कि मीट कारोबारी नासिर कुरैशी को टिकट मिलने की वजह से एसपी 2 खेमों में बंट गई थी। डॉक्टर एसटी हसन पार्टी के टिकट से 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बीजेपी को जुमलों की पार्टी बताया। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बीजेपी को जुमलों की पार्टी बताते हुए चौकीदार के नाम पर देश को ठगने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कांग्रेस नेता पी सुधीर बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल क्राइम ब्रांच ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चल रहे अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के अमेठी में घर में घुसकर 2 लोगों को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों की गांव के लोगों ने लाठी डंडों से जमकर धुनाई कर दी। झारखंड के चाईबासा जिले में पुलिस ने तस्करी कर लाई जा रही 30 लड़कियों और 4 लड़कों को बरामद किया। नोएडा के सेक्टर 47 में एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बिहार के केवटी में एक आदमी ने बच्चों के विवाद में एक परिवार के 6 लोगों पर तेजाब फेंककर घायल कर दिया। महाराष्ट्र की मुंब्रा पुलिस ने करीब 16 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिग बॉस से सुर्खियों में आई अर्शी खान ने पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप अर्शी खान की इस मुलाकात से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अर्शी खान लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से उनके घर पर मिलने पहुंची, जिसके बाद उनकी राजनीति में आने की खबरें तेज हो गई। बिहार के राजनीति में भी आना है क्या कुछ यहाँ पे? I will try, definitely I will come. यही नहीं, अर्शी ने दावा किया कि अगर तेज प्रताप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वो उनके लिए चुनाव प्रचार का दारोमदार संभालेंगी। तेज प्रताप जी के लिए जरूर मैं प्रचार करूंगी और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं जरूर दोस्ती में तो जरूर प्रचार करेंगे। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अर्शी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। कुछ वक्त पहले ही अर्शी खान कांग्रेस में मुंबई प्रदेश मॉनेटरी वेलफेयर कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। वीडियो के जरिए कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के मैं भी चौकीदार अभियान पर वीडियो के जरिए निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव ने वो अपने बड़े भाई मुलायम को उनके संसदीय सीट मैनपुरी से रिकॉर्ड जीत हासिल करने में मदद करेंगे। उनकी मदद भी करेंगे और उनको जिताएंगे भी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए विवादित जगह पर न जाने को हिंदू समाज का अपमान बताया। उनका ये कहना, मैं रामलला का दर्शन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो विवादित जगह है, यह हिंदू समाज का अपमान है। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुमार खीचड़ के खिलाफ 5 वोट के बदले शराब का लालच देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी जौनपुरिया को हरियाणवी भैंसा कहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किन्नरों ने शादी समारोह के बाद मिलने वाले पैसे और चेक न मिलने पर आयोजकों को बंधक बनाकर हंगामा किया। पूर्वी दिल्ली के डंपिंग यार्ड में आग लगने से चारों तरफ धुआं फैल गया, जिसे काबू में करने के लिए दमकल की टीम जुट गई है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज मोहाली में भिड़ंत हो गई। आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने राजस्थान को 8 रन से हरा दिया। चेन्नई के कप्तान धोनी को राजस्थान के खिलाफ 75 रन की धमाकेदार पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।